इस लेक्चर में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज ए टोटल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 200 जूल। पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 50 जूल। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल का है, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये तीन चीज फाइंड करना है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या पढ़ा था कि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और इसका सॉल्यूशन आता था x इज इक्वल टू ए साइन के एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, और 5 ये इपॉक होता था, डिपेंड करता था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किस स्टेट में है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग 5 का वैल्यू बताते थे। ये फेज होता था। और यहाँ से हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी पढ़े थे हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें वी का वैल्यू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे भी था, और v इक्वल टू हम लोग dx बाई dt भी निकालते थे, है ना। ये v निकालने का अपने पास दो फॉर्मूला था, जिसमें a एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके, और जिसमें ओमेगा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे? k बाई m। ये कुछ फॉर्मूला पड़ा था। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था? हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एंड v इज इक्वल टू दिस। तो अब जरा गौर करो, मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक मीन पोजीशन होता है और दो एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं, एक राइट एक्सट्रीम और एक लेफ्ट एक्सट्रीम। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम के बीच में ऑसिलेट करता है मीन पोजीशन के अबाउट। और इस फॉर्मूले से मैंने क्या बताया था कि जो वेलोसिटी है वो एक्सट्रीम पे, यानी x इज इक्वल टू ए होगा, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। यानी यहाँ पे सब 0 वेलोसिटी, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना होता है? 0। और मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा? जब x 0 होगा, तो यानी कि यहाँ पे v मैक्स होता था, और v मैक्स का वैल्यू कितना आता था? मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा। ओके, यहाँ तक ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर करके निकालते थे, यानी कि इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी मीन पोजीशन पे ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना होता था? 0 ऑलवेज। ये हमेशा वैलिड है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? के ई मैक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ एम, कितना लिख देंगे? वी मैक्स कितना था? ए ओमेगा, यानी दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, ये हम लोग के पास रिलेशन था। तो यहाँ से हम लोग ओमेगा स्क्वायर कितना लिख देंगे? हाफ एम के बाई एम, ओके, ए स्क्वायर, और यहाँ से एम एम कैंसल, यानी दिस इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। ये था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और होता क्या था कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कितना लिखते थे? मिनिमम। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाता था, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था? मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो यानी कि अगर हम लोग को काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पता है और के पता है, तो हम लोग यहाँ से एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम निकाल सकते हैं। अब जरा बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने जो पोटेंशियल एनर्जी लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसमें x क्या है? मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। तो मीन पोजीशन पे x का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 50 जूल। यहाँ पे मीन पोजीशन पे 50 जूल एनर्जी है, यानी कि मीन पोजीशन पे एनर्जी 0 नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 नहीं है। तो अब इन दोनों में एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया,
ये इक्वेशन कह रहा है कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ये जो इक्वेशंस और ये जो डेरिवेशंस किए हैं, इसमें हमने पहले से एज्यूम कर रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 है। ये जो हमने इससे प्रीवियसली जो भी डेरिवेशंस पढ़े हैं और जो भी क्वेश्चंस किए हैं, उसमें हमारा पहले से एजम्पशन लिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 है। अगर मीन पे कोई जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 होगा। पोटेंशियल एनर्जी 0 हो सकता है और पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं भी हो सकता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मीन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, कितना है 50 जूल। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि मीन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। ओके, मिनिमम होगा सबसे, मैग्नीट्यूड मिनिमम, यानी यहाँ पे कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है, हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी कि जब इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो समझिए कि 0 होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 नहीं हुआ तो उसका इक्वेशन आ जाएगा कुछ इस टाइप में। असल में जो होता है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम, इसका जो रियल फॉर्मूला होता है ये होता है यू एक्स इज इक्वल टू यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम। यू एक्स मतलब किसी भी एक्स पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट एक्स। यू नॉट कहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, एंड ये हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्मूला से। अगर हमने एज्यूम कर लिया कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो सिंपली कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये रियल फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। कोई जरूरी नहीं है कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो। तो ये एक बात आप ध्यान में रखिएगा। और हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि इन एसएचएम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ये हमेशा क्या होता था, कांस्टेंट होता था। किसी भी पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ये कांस्टेंट होता था, जो कि किसके बराबर होता था, टोटल एनर्जी के बराबर आता था हमेशा, है कि नहीं। तो टोटल एनर्जी के बराबर आता था कांस्टेंट किसी भी पोजीशन पे, एट एनी पोजीशन हमेशा ये कांस्टेंट। तो और इसमें आगे क्या पढ़ा था कि एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी 0 तो पोटेंशियल एनर्जी ही टोटल एनर्जी में बन जाता था, है कि नहीं। एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0 हो गया। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ही क्या बन जाएगा, टोटल एनर्जी बन जाएगा। यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी जो रहेगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। और एट मीन पोजीशन पे कितना आता था हमारे पास, मीन पोजीशन पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्सिमम। ओके, मीन पोजीशन पे। तो इससे पहले जो हमने एजम्पशन लिया था उसमें पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 कंसीडर किया था। तो मीन पोजीशन पे जब पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसीडर किए थे तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी बन जाता था। लेकिन अब जरूरी नहीं है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 नहीं है तो 0 नहीं लेकर के चलेंगे। तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, मीन का पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, और इससे पहले हमने जो एक और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, जो टोटल एनर्जी हमने लिखा था दैट इज टोटल एनर्जी, ये कितना था अपने पास, देखिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉडल। पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या लिखा था, हाफ के एक्स स्क्वायर। कब, ये कब पोटेंशियल एनर्जी, जब पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 है। तो अगर मीन पे 0 नहीं है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, यू एक्स इज इक्वल टू नॉट हाफ के एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से चलेंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी 200 जूल है। ओके, टोटल एनर्जी इज 200 जूल एंड पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 50 जूल। तो अब जरा ध्यान दिया जाए कि पोटेंशियल एनर्जी
प्लस काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू कितना 200 जूल। ओके, और अब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है 50 पोजीशन, यानी कि एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये होगा मिनिमम। तो देयरफॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 200 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन दैट इज इक्वल टू, मीन पोजीशन पे कितना है 50, दैट इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा यहाँ पे, जब हम लोग बात करेंगे मीन पोजीशन पे मैग्नीट्यूड के क्रम में, तो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन 50, यानी कि जब कभी भी हम लोग मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी वहां पे मैक्सिमम आ जाएगा। अब यहाँ से क्या आ रहा है, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, कितना आएगा ये 200 माइनस 50 कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 150 जूल। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना है 150 जूल। ठीक, तो दिस इज द आंसर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 150। दूसरा क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, मेन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है वही क्या रहता है, सबसे मिनिमम होता है। तो जब कभी भी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेन पोजीशन का, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, इसका हो जाएगा 50 जूल। देन आफ्टर पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, अब मुझे बताइए कि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी किस में चला जाएगा, टोटल एनर्जी चला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो सिस्टम के पास टोटल एनर्जी कितना है 200 जूल, तो देयरफॉर इसका आंसर कितना हो जाएगा 200 जूल। और फिर यहाँ से हम लोग का सॉल्व हो गया। तो जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है कि कोई जरूरी नहीं है कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है, और जो भी वैल्यू दिया रहेगा मीन पोजीशन पे वही सब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा मैग्नीट्यूड के टर्म में। ओके, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा मीन पे मैक्सिमम ही होगा ऑलवेज, और एक्सट्रीम पे ऑलवेज क्या होगा 0। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे, और किसी भी पोजीशन पे पोटेंशियल और काइनेटिक हमेशा किसके बराबर होगा, टोटल के बराबर होगा। तो अगर ये 3 बात आप ध्यान में रखते हो तो एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑसिलेटिंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन है। यहाँ पे जरा देखिए क्वेश्चन में बोला है केवल ऑसिलेट कर रहा है, किस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है नहीं बताया गया। सिंपल हार्मोनिक मोशन में है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं है, ऐसा नहीं बताया गया, बस बोला गया कि ऑसिलेट कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि ऑसिलेशन भी बहुत तरह के होते हैं, और उसमें एक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उस ऑसिलेशन में जो पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी है वो दे रखा है इस तरीके से, पोटेंशियल एनर्जी यू, यानी कि एट एनी पोजीशन एक्स इज इक्वल टू 20 x माइनस 2 स्क्वायर, यू इज इन जूल एंड एक्स इज इन मीटर, यानी ऐसा सिस्टम में दे रखा है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 36 जूल। और इस सिस्टम का जो ऑसिलेशन है इसमें टोटल मैकेनिकल यानी कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिला करके, अब इसमें फाइंड क्या करना है, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज एसएचएम, स्टेट वेदर मोशन ऑफ द पार्टिकल इज एसएचएम और नॉट, सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है ये बताना है, और इसका मीन पोजीशन बताना है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अभी जरा देखिए पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है ये यू, मैंने आप लोग को वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाया था रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में क्या होता था, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स के टर्म में हो रहा है और मान लिया फिर पोटेंशियल एनर्जी एक्स के टर्म में है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, डी यू बाई डी एक्स। एक्स डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में हो रहा है, चलते हम लोग यहाँ पे फोर्स जो आएगा एक्स एक्सिस में ही आएगा, तो एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कितना रहा ये 20 प्लस एक्स माइनस 2 स्क्वायर। ओके, अब जरा डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए 20 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और जब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन 0, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना 2 एक्स माइनस 2,
यानी कि दैट इज x इज इक्वल टू -2x-2। देखिए इस तरीके से आ गया। अब ये जो फोर्स आया ये किस फॉर्म में है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ F इज इक्वल टू -k x-x0, इस फॉर्म में है। तो और ये क्या होता है? SHM होता है ना। और अगर इस फॉर्म में फोर्स आ गया तो इसका मतलब किसका इक्वेशन है? ये SHM का इक्वेशन है। और इसमें x0 क्या है? x0 मीन पोजीशन। मैंने आपको दो तरीके से बताया था SHM। एक बताया था F इज इक्वल टू -kx, तो उसका मतलब कि x इक्वल टू 0 ही मीन पोजीशन है। और एक बताया था F इज इक्वल टू -k x-x0, यानी कि x0 मीन पोजीशन है। इन दोनों में क्या फर्क है? कि सपोज करो कि हमने ऐसे एक्सिस ले लिया, ये x इज इक्वल टू 0, इसके बाद ऐसे टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहा है। और इसका मतलब क्या है? ये मान लो x0 है, इसके बाद ये टू एंड फ्रो ऑसिलेट किया जा रहा है और हम लोग मेजरमेंट 0 के रेफरेंस में कर रहे हैं। यही था, इससे पहले रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराया भी था। यानी कि जब हम लोगों के पास इस पोटेंशियल एनर्जी से हम लोगों ने जब इसमें फोर्स निकाला तो फोर्स कितना आ गया? ऐसा। तो ये किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में। इसका मतलब ये क्या है? SHM है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये SHM है, यानी इट इज इन SHM इक्वेशन के हिसाब से। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग इक्वेशन मिल गया, तो अब जरा देखिए k का वैल्यू कितना आ गया? k का वैल्यू यहाँ से आ गया है 2। k का वैल्यू यहाँ से 2 है और x0 कितना है? x0 इज इक्वल टू 2, यानी कि देयरफॉर जो मीन पोजीशन आ गया, मीन पोजीशन है x इज इक्वल टू 2। मतलब कि अगर मान लिया ये x एक्सिस है और ये ओरिजिन है, तो x इज इक्वल टू 2 के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। ठीक, x इज इक्वल टू 2 के अबाउट पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, यानी यहाँ से हम लोग को मीन पोजीशन मिल गया, x इज इक्वल टू 2 है। तो ये दूसरा भी मिल गया हम लोग को, फाइंड मीन पोजीशन। अब बोलता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। तो जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होता है? मीन पोजीशन पे होता है। ओके, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। ठीक है, अब मीन पोजीशन पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, तो ऐसा करते हैं कि टोटल एनर्जी में से मीन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, अगर हम लोग उसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बनेगा। तो यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 2 है, तो एट x इज इक्वल टू 2 पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है? हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज 20 प्लस 2 माइनस 2, यानी दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? स्क्वायर है, ये आ गया 20। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मैंने बोला था कि मेन पोजीशन पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 20 जूल। तो देयरफॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? टोटल एनर्जी कितना है? 36 में से क्या माइनस करेंगे? 20, यानी कितना आ गया? 16 जूल। और यही 16 जूल क्या हो जाएगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और फिर इसका वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी क्वेश्चन है, अ पार्टिकल परफॉर्म SHM ऑफ एम्पलीट्यूड a along ए स्ट्रेट लाइन। कोई स्ट्रेट लाइन है जिसका एम्पलीट्यूड a है और उस पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस √3/2a, जब अपने मीन पोजीशन से √3/2a पे है, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय एन अमाउंट हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, यानी कि इतने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, यानी कि पहले से जितना काइनेटिक एनर्जी था उसमें इतना ज्यादा और ऐड हो गया ड्यू टू एन इम्पल्सिव फोर्स, किसी इम्पल्सिव फोर्स के कारण। तो फाइंड न्यू एम्पलीट्यूड, तो नया एम्पलीट्यूड कितना आएगा? कहने का मतलब कि सपोज करो कि ये एम्पलीट्यूड, ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम है, इसका वैल्यू क्या है? a। अब जब ये ऑब्जेक्ट √3/2a पे है, ओके, सपोज करो कि ये √3/2a पे ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे,
तो कोई इम्पल्सिव फोर्स के कारण इसका काइनेटिक एनर्जी इतने से बढ़ गया और बढ़ गया। तो अगर इस पे कोई एक्स्ट्रा इम्पल्सिव फोर्स नहीं लगता तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाता, रुक जाता और फिर वापस इधर आता और इतने एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करता। लेकिन एक इम्पल्सिव फोर्स लग जाने के कारण इसको ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये कहीं और आगे चला जाएगा। सपोज करो कि यहाँ पे जाकर के रुक गया है, ओके। सपोज करो कि ये यहाँ से कुछ और आगे चला गया, तो यानी कि ये जो आया ये नया एम्पलीट्यूड आया। सपोज करो कि हम इसको ए डैश बोलते हैं। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे रुकेगा, फिर वापस आएगा, उतना ही पीछे जाएगा और ये टू एंड फ्रो ऑसिलेट करेगा। तो ये पूछ रहा है कि नया एम्पलीट्यूड कितना होगा, ठीक। तो अब सपोज करो कि हम नया एम्पलीट्यूड ए डैश लेते हैं, ठीक है, ए डैश लेते हैं। तो जब हमने नया एम्पलीट्यूड ए डैश ले लिया तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो टोटल एनर्जी किस में चला जाएगा, टोटल एनर्जी चला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। और टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा ए डैश के लिए, ए डैश के लिए टोटल एनर्जी हो जाएगा हाफ के ए डैश स्क्वायर, है ना। और इसी के को हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसी के को हम लोग एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये नया टोटल एनर्जी है, ठीक। अब जरा देखो कि यहाँ पे एनर्जी कितना था पहले से कितना एनर्जी था, इनिशियल एनर्जी। इस पोजीशन पे इनिशियल एनर्जी कितना होगा, यहाँ का पोटेंशियल प्लस यहाँ का काइनेटिक, है ना। यहाँ का पोटेंशियल प्लस यहाँ का काइनेटिक किसके हिसाब से, इस ए एम्पलीट्यूड के हिसाब से। तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का काइनेटिक किसी भी पोजीशन का हमेशा कितना होता है, हाफ के ए स्क्वायर होता है, ओके। अब यहाँ पे न्यू एनर्जी कितना हो जाएगा, अब इस जगह पे न्यू एनर्जी कितना आ रहा है, इस पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज है, यानी इतने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कि इस टोटल एनर्जी में इतना एनर्जी और बढ़ के आ जाएगा, यानी कि दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी हाफ के ए स्क्वायर। इस एम ओमेगा स्क्वायर को हम लोग के लिख सकते हैं प्लस हाफ के ए स्क्वायर, यानी कि जो न्यू एनर्जी है यही न्यू टोटल एनर्जी, इसी को हम लोग न्यू टोटल एनर्जी कहेंगे, है ना। इम्पल्सिव फोर्स लगने के बाद और एनर्जी ऐड हो गया तो न्यू टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, न्यू टोटल एनर्जी इतना, यानी दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर। और ये जो न्यू टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होना चाहिए, नए एम्पलीट्यूड के हिसाब से इसके बराबर होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, हाफ के ए डैश स्क्वायर इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। तो देयरफॉर कितना आ जाएगा यहाँ से, ए डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो यानी कि ए डैश इज इक्वल टू कितना, √2a, यानी ये हमारे पास नया एम्पलीट्यूड का वैल्यू आ गया। नोट कर लीजिए इसको भी आप लोग। अभी कुछ स्टूडेंट्स के डाउट है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग भी सारे स्टूडेंट्स देखेंगे इसको। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इन SHM विद एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड 6 सेंटीमीटर, यानी कि एम्पलीट्यूड दे रखा है 6 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 6 सेकेंड। एट t इक्वल टू 0 इट इज एट पोजिशन x इज इक्वल टू 5। मतलब कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट हुआ है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन x इज इक्वल टू 5 से स्टार्ट हुआ। देखो यहाँ पे ये नहीं बोला हुआ है कि इसका मीन पोजीशन क्या है ना। ऐसा मीन पोजीशन के बारे में बताया नहीं है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि मीन पोजीशन ले लेते हैं x इज इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू 0 इसका मीन पोजीशन है और एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर का है। यानी सपोज करो कि हम इसको ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मीन पोजीशन है, ठीक। इसको हम लोग 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है कि t इक्वल टू 0 इट इज एट पोजीशन x इज इक्वल टू 5, यानी कि जो SHM स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, x इज इक्वल टू 5 से स्टार्ट हुआ है ये, यानी कि यहाँ से सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट हुआ है, ना ही मीन से स्टार्ट हुआ और ना ही एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है। सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इधर से स्टार्ट होने के बाद किधर जा रहा है,
गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और ये किधर जा रहा है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, यानी कि इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 5 है। अब जरा ध्यान दो, राइट द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, किसी भी टाइम पे हम लोग को इसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखना है। तो अब जैसा कि देख सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कितना लिखते हैं, x इज इक्वल टू कितना होता है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, जिसमें a एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फाई क्या होता है, इपॉक। इपॉक क्या बताता है, इनिशियल फेज बताता है, जिसको हम लोग फाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ से ध्यान दो, x इतना आ जाएगा, वेलोसिटी हम लोग लिख देते हैं dx बाई dt, और मैंने फाई का वैल्यू आप लोग क्या बताया था, -पाई से पाई तक मैंने आपको फाई का वैल्यू बताया था कि फाई का वैल्यू हम लोग -पाई से पाई तक ले सकते हैं कुछ भी। तो अब यहाँ से वेलोसिटी dx बाई dt कितना, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5, हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से जरा ध्यान दीजिए, वेलोसिटी इतना आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कह रहा है कि t इक्वल टू 0 पे क्या है, t इक्वल टू 0 पे ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 5 पे है, तो हम लोग यहाँ से 5 का वैल्यू निकालते हैं। तो एट t इक्वल टू 0 x का वैल्यू कितना है, देखो मेन पोजीशन हमने x इक्वल टू 0 को लिया है और ये 5 से स्टार्ट हुआ, ये t इक्वल टू 0 है ना, यानी कि यहाँ से SHM स्टार्ट होकर इधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है तो हम लोग को इसका इपॉक फाइंड करना पड़ेगा। इससे प्रीवियसली हमने जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें क्या पढ़ा था कि अगर मीन से SHM स्टार्ट हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इक्वेशन आ जाएगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा t। अगर मीन से स्टार्ट होकर के इधर जा रहा है, तो मीन से स्टार्ट होकर के इधर जा रहा है तो कितना इक्वेशन, -a साइन ओमेगा टी। यहाँ से स्टार्ट हुआ तो a cos ओमेगा टी, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो -a cos ओमेगा टी। इस तरीके से हमने इक्वेशन लिखा था, लेकिन यहाँ पे मीन और एक्सट्रीम से नहीं स्टार्ट हो रहा है, बीच में से कहीं स्टार्ट हो रहा है। तो बीच में सपोज करो कि हमारे पास ये इक्वेशन है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग को यहाँ के लिए इपॉक का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो t इक्वल टू 0 x का वैल्यू कितना है, 5 है, हम लोग इसमें पुट करते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5, दिस इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 10 साइन, जब हम लोग इसमें पुट करेंगे 0, ओके, आ गया 0 प्लस 5, यानी कितना आता है ये 5 इज इक्वल टू 10 साइन 5, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू कितना साइन 5, है ना। अब साइन 5 का वैल्यू 1/2 कहाँ से कहाँ कितना आएगा, साइन 5 का वैल्यू 1/2, साइन 5 का वैल्यू 1/2 क्या हो सकता है, देयरफॉर 5 का वैल्यू जो हमारे पास गिवन है डोमेन 5 का, उसमें या तो ये 30 डिग्री होगा, है ना, यानी कि π/6 होगा, और कितना हो सकता है 180 - 30, है ना, 180 - 30 यानी कि π - π/6, दोनों जगह पे साइन 5 1/2 आएगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू 5π/6, ओके, यानी कि इसका वैल्यू 5 का वैल्यू या तो ये या फिर ये। अब जरा देखिए वेलोसिटी, ये इधर की तरफ जा रहा है ना, तो एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी हम लोग कैसा लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये होगा a ओमेगा cos 5, ठीक है। अभी जरा देखो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, अगर हम 5 का वैल्यू π/6 पुट करते हैं तो cos π/6 ये पॉजिटिव आएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग 5 का वैल्यू 5π/6 पुट करते हैं, तो जब 5π/6 पुट करते हैं तो क्या होता है, 5π/6 पुट करते हैं तो ये नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट पार्टिकल किधर जा रहा है, पीछे की तरफ। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ऑब्जेक्ट x इक्वल टू 5 से स्टार्ट होकर किधर जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है ना, इसलिए π/6 पे ये प्लस आ रहा है, चलते हम लोग क्या लेना पड़ेगा, 5 इक्वल टू π/6 लेना पड़ेगा। यानी कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन 5 से स्टार्ट हुआ है और एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो वहां पे इपॉक का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/6। तो देयरफॉर इतना फाइंड होने के बाद हम लोग कितना लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन कितना आ जाएगा, x का इक्वेशन a साइन ओमेगा टी प्लस कितना π/6। अब ओमेगा का वैल्यू कैसा लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, है ना, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t।
टी का वैल्यू कितना है 6 है, यानी कि 2π/6, यानी कि 3 आ गया ओमेगा का वैल्यू π/3। अब इस ओमेगा का वैल्यू π/3 हम लोग इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए के जगह पे कितना 10 साइन व्हाट इज ओमेगा टी π/3t प्लस π/6, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। फिर कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे हम लोग को एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग एक्सेलरेशन कितना लिखते हैं, एक्सेलरेशन जो हमारे पास आता है, देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है -ω²x, यानी कि दिस इज -ω², व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, अभी हमने x निकाला है, दैट इज इक्वल टू 10 साइन π/3t प्लस π/6, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। अब कितना पूछ रहा है, t इक्वल टू 4 ना, तो इसमें t इक्वल टू 4 पुट कीजिए, इसका वैल्यू निकालिए, ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से π/3 है, इन सबको पुट करके जो वैल्यू निकालेंगे वही एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो यहाँ से हम लोग को इपैक का वैल्यू फाइंड करके इपॉक का और इक्वेशन में पुट करना है। अब जब भी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया रहे कि भाई मीन पोजीशन क्या है, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक्स एक्सिस है ना, इट इज SHM with amplitude 10 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड एट t इक्वल टू 0, इट इज पोजीशन x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि SHM कहाँ से स्टार्ट हुआ है, x इक्वल टू 0 से स्टार्ट लेना है मीन को या किसको लेना है। तो हमने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन में जब कुछ भी नहीं बताया रहे कि मीन पोजीशन क्या है और उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं है, तो हम लोग x इक्वल टू 0 ही लेकर के चलेंगे। अगर x में मान रहे हैं तो, अगर y में मान रहे हैं तो y में 0 लेकर के चलेंगे। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि x इक्वल टू 0 ही इसका मीन पोजीशन है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है 10, यानी एक्सट्रीम 10 पे होगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है 5 से, तो हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन है, कंसीडर द इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 cos 50πt प्लस tan इनवर्स, एंड ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है वेयर x इज इन सेंटीमीटर एंड t इन सेकेंड, मोशन इज स्टार्टेड एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर मोशन स्टार्ट हो गया है। अब कहता है कि व्हेन डज द पार्टिकल कम टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम पार्टिकल कब रेस्ट में आएगा। तो आप लोगों को बताइए कि रेस्ट में पार्टिकल कहाँ पे आता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, है ना, राइट एक्सट्रीम पे और लेफ्ट एक्सट्रीम पे, यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट में आता है। तो यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे सबसे पहले कब पहुंचेगा, जब सबसे पहले पहुंचने का, देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, टू एंड फ्रो ऑसिलेट करते रहता है, यानी कि ये एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचने के लिए बहुत सारे टाइम हो सकते हैं। अगर हम लोग x को एम्पलीट्यूड के बराबर रखे तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक जनरल सॉल्यूशन निकलेगा, जनरल सॉल्यूशन निकलेगा तो वहां से टाइम के बहुत सारे वैल्यू आएंगे। तो हमें बताना है कि फर्स्ट टाइम कब होगा पार्टिकल रेस्ट में, यानी कि एक्सट्रीम पे, यानी कि सबसे पहले कब पहुंचेगा। उसके बाद व्हेन डज द एक्सेलरेशन हैव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फॉर फर्स्ट टाइम, एक्सेलरेशन का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फर्स्ट टाइम कब होगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम पे, है ना। जब ये सबसे पहली बार एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो इसके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। तो अब जरा ध्यान दो, जब पार्टिकल, व्हेन डज द पार्टिकल कम टू रेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम, यानी ये भी एक्सट्रीम पे, और व्हेन डज द एक्सेलरेशन हैव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि ये भी एक्सट्रीम पे। तो जब सबसे फर्स्ट टाइम ये एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो उसका टाइम बताना है, तो इन दोनों के लिए टाइम तो सेम ही आएगा, यानी कि दोनों सबसे पहले एक्सट्रीम पे पहुंचाना है। उसके बाद व्हेन डज पार्टिकल कम टू रेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम क्या, जब एक एक्सट्रीम से जा करके फिर दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा तो फिर सेकेंड टाइम ये रेस्ट में आएगा, यानी कि ये दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंचने में, ये क्वेश्चन है। तो अभी जरा हम लोग देख लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं कि पार्टिकल कहाँ से मोशन स्टार्ट किया है। अभी जरा ध्यान दो, ये दिया हुआ है x इक्वल टू 2 cos ऐसा, है ना। तो ये cos, अगर ओनली cos रहता तो इतना तो समझ में आ जाता है कि एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है। अगर माइनस में cos रहता तो नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ है SHM। अगर ये साइन में रहता तो यानी कि मीन से स्टार्ट हुआ है, साइन में पॉजिटिव रहता तो मीन से एक्सट्रीम जा रहा है। इस तरीके से हम लोग बता सकते थे, ओके। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन कुछ अलग ही दिया हुआ है।
तो हम लोग चेक कर लेंगे कि एसएचएम स्टार्ट कहाँ से हुआ है और किधर जा रहा है। ओके, तो इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2 cos 50 पाई t प्लस tan इनवर्स 0.75। ओके, अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये tan इनवर्स 0.5 है, तो हम लोग उसको साइन और कॉस में कैसे लिखेंगे। सपोज करो कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं, मान ले कि ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.75 है, तो देयरफॉर tan थीटा कितना आ जाएगा, आ जाएगा 0.75, यानी दिस इज इक्वल टू क्या 75/100 यानी कि 3/4 है ना, यानी tan थीटा 3/4 आ गया, यानी कि लाइक दिस tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो कितना हो जाएगा 5। तो देयरफॉर साइन थीटा कितना लिखेंगे हम लोग 3/5 लिखेंगे, एंड कॉस थीटा कितना लिखेंगे, कॉस थीटा हो जाएगा 4/5। ओके, अब ये x इतना है, तो यहाँ से हम लोग को एम्पलीट्यूड कितना पता चल रहा है कि एम्पलीट्यूड तो 2 के बराबर होगा ना, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है x, तो एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, एंड ओमेगा कितना दे रखा है 50 पाई दे रखा है, यानी कि हमारे पास ये अब ओमेगा दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बोलो, टाइम पीरियड हम लोग से 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि 2 पाई बाई कितना 50 पाई, यानी कि 1/25 सेकेंड, ये टाइम पीरियड है 2 पाई बाई ओमेगा 1/25 सेकेंड, क्योंकि टाइम किस में दे रखा है, सेकेंड में दे रखा है। अब जरा देखो कि एट t इक्वल टू 0 x का वैल्यू कितना है, x इज इक्वल टू 2 cos 0 प्लस tan इनवर्स 0.75, यानी कि दैट इज 2 cos ऑफ tan इनवर्स 0.75, तो यानी कि tan इनवर्स 0.75 है, तो यानी कि यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 भी लिख सकते हैं, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5 भी लिख सकते हैं, चलेगा। तो अब जरा देखो यहाँ से हम लोग tan इनवर्स 0.75 है, ये थीटा के बराबर ही है ना, तो इसको हम लोग कॉस को tan इनवर्स को यहाँ से हम लोग कॉस में लिखेंगे, यानी कि दिस इज इक्वल टू 2 ऑफ कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा, ये 4/5 आएगा, ये कॉस ऑफ कॉस इनवर्स है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कॉस और कॉस इनवर्स हट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा ओनली 2 इंटू 4/5, यानी दिस इज इक्वल टू 8/5, यानी कि x यानी t इक्वल टू 0 पे x कितना आया 8/5 आया। मतलब इसको ऐसे समझिए कि t इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 8/5 है, मतलब कुछ ऐसा, ये x इज इक्वल टू 0 है और एम्पलीट्यूड कितना है 2 है ना, t इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 8/5, यानी कि दिस इज इक्वल टू कितना 1.4 1.6 ना, यानी कि 1.6 आया। ओके, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है एसएचएम, यानी कि t इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे, यानी कि यहाँ से सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ से सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट हुआ है, तो अब यहाँ से ये इधर की तरफ जा रहा है कि इधर की तरफ आ रहा है, ये तो यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है। ये पॉइंट कहाँ से क्लियर होगा, इसके वेलोसिटी से, है ना। तो वेलोसिटी हम लोग कितना लिखेंगे dx/dt, तो वेलोसिटी dx/dt तो कितना आ जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी dx/dt करेंगे तो सही है। तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस साइन, यानी कि दिस इज इक्वल टू 2 माइनस साइन 50 पाई t प्लस tan इनवर्स 0.75 इंटू ओमेगा, है ना, इंटू कितना इंटू 50 पाई। ओके, अब ये इधर लेके आएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस इधर से 50 और 2 100, यानी कि माइनस 100 पाई साइन 50 पाई t प्लस
tan इनवर्स 0 पॉइंट, ऐसा करते हैं, इसको थीटा लिख देते हैं, क्योंकि हमने tan इनवर्स को इसको थीटा माना है ना, थीटा लिख देते हैं, कहने दो। अब यहाँ से एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, v कितना आ रहा है, ये आ जाएगा -100 पाई साइन थीटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, 3/5 आ रहा है, यानी कि -100 पाई दैट इज 3/5, यानी कि -20 यानी कि -60 पाई आ गया। तो अब जरा ध्यान दो कि t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू तो आ रहा है 1.6, लेकिन वेलोसिटी कितना आ रहा है, -60 पाई, यानी कि वेलोसिटी माइनस में है। तो वेलोसिटी माइनस में है मतलब कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, यानी कि यहाँ से ऐसे टाइम स्टार्ट होकर के ऑब्जेक्ट इधर जाना शुरू किया, है ना। अगर वेलोसिटी देखिए, ये t इक्वल टू, इस इक्वेशन में जब हमने t इक्वल टू 0 पुट किया तो x का वैल्यू बताया, यानी 1.6, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन 1.6 से स्टार्ट हुआ है। तो ये तो नहीं पता चल रहा ना कि 1.6 से आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, ये कौन बताएगा, ये वेलोसिटी बताएगा। तो जब हमने वेलोसिटी निकाला और t इक्वल टू 0 किया, तो t इक्वल टू 0 किया तो क्या हो रहा है, माइनस में आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होकर के पीछे की तरफ जा रहा है। ओके, यानी कि यहाँ से ऐसे स्टार्ट होकर के इधर जा रहा है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हेन डज द पार्टिकल कम टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम पार्टिकल कब रेस्ट में होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ से जाएगा और जब यहाँ पे पहुंचेगा तो पार्टिकल फर्स्ट टाइम क्या आएगा, रेस्ट में आएगा, क्योंकि यही एक्सट्रीम है। और इधर देखिए, रेस्ट में यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, ये दोनों एक्सट्रीम है, तो दोनों जगह पे रेस्ट में आएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट टाइम कहाँ पे रेस्ट में होगा, तो फर्स्ट टाइम रेस्ट में कहाँ पे होगा, जब इधर जाना स्टार्ट किया तो यहाँ पे पहुंचेगा तब ना, है कि नहीं। तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये फर्स्ट टाइम रेस्ट में आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या इक्वेशन लगाएंगे, ओके, यहाँ पे जगह कम है, इसको आप नोट करेंगे, मैं मिटाता हूँ। तो फर्स्ट टाइम रेस्ट में आने के लिए जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया है तो डिस्प्लेसमेंट इधर आया ना, मेन पोजीशन से हम लोग इधर मेजर करते हैं ना, तो जब यहाँ से यहाँ आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हो गया, -2 का हो गया, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड 2 है, तो डिस्प्लेसमेंट -2 का आ गया। तो यानी कि जब यहाँ से यहाँ पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -2 का। तो हम लोग इक्वेशन में कितना लिखेंगे, -2 इज इक्वल टू, देखते हैं जब x का वैल्यू -2 है तो टाइम का वैल्यू कितना आता है, 2 cos 50 पाई t प्लस थीटा, ओके, यानी कितना आ जाएगा ये, -1 इज इक्वल टू cos 50 पाई t प्लस थीटा। अब जरा देखिए, cos का वैल्यू -1 कहाँ से आएगा, cos का वैल्यू -1 कहाँ पे आएगा, पाई पे आएगा, यानी कि ये पूरा कितना होना चाहिए, पाई होना चाहिए ना, यानी कि देयरफॉर cos का वैल्यू -1 पाई पे, यानी कि दिस इज देयरफॉर कितना, 50 पाई t। हालांकि इसको सॉल्व करने का और भी एक तरीका है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हम लोग जनरल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, वो टॉपिक मैंने आप लोग को नहीं बताया है, इस चलते इसको नॉर्मल मेथड से बता रहे हैं, वरना इसको हम लोग जनरल इक्वेशन से डायरेक्ट हम लिखते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप लोग को वो नहीं पढ़ाया गया, इस वजह से मैं इसको दूसरे मेथड से बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से समझिए। 50 पाई t प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई, ओके, कॉस का वैल्यू -1 पाई पे। अब यहाँ से थीटा था ना, ये थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है जरा देखिए, तो थीटा का वैल्यू है यहाँ से 3/4 आ रहा है, tan इनवर्स थीटा कितना आ रहा है, 3/4, यानी कि ये 37 डिग्री होगा ना, ये यानी ये 37 डिग्री है। इसको यहाँ से सॉल्व कर दिया जाए, 50 पाई t इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, एंड ये थीटा tan इनवर्स ये है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट अगर 37 डिग्री को हम लोग अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट भी करके लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही रहने देते हैं। तो देयरफॉर टाइम कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा अपॉन कितना, 50 पाई, ओके, यानी कि दैट इज t इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 3/4 अपॉन 50 पाई। ये पहला टाइम का वैल्यू आएगा
जब ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेस्ट में होगा। और व्हेन डज द एक्सेलरेशन है मिनिमम मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड भी कहाँ गया यहीं पे, यानी कि जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहीं पे, तो इसके लिए भी टाइम का वैल्यू क्या रहेगा, ये सेम रहेगा वैल्यू। व्हेन डज पार्टिकल कम टू रेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम, अब मुझे बताइए कि सेकेंड टाइम ये रेस्ट में कब आएगा, जब यहाँ पे पहुंचेगा तब ना। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम कितना होता है, मैंने बोला था 1 कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम पीरियड टी होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो आएगा टाइम वो कितना हो जाएगा, t/2, आधा ही ऑसिलेशन हुआ ना। ओके, जैसे कि देखिए मैंने क्या बोला था कि मीन से एक्सट्रीम का t/4, यहाँ से यहाँ t/4, यहाँ से यहाँ t/4, कितना आ गया t/2। तो सेकेंड टाइम में क्या होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से जब यहाँ से स्टार्ट हुआ है मोशन, पहले यहाँ पे पहुंचा तो फर्स्ट टाइम, और फिर यहाँ से ऐसे घूम के वापस गया तो कितना हो गया सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम के लिए कितना टाइम, ये वाला टाइम प्लस कितना t/2। तो सेकेंड टाइम रेस्ट के लिए कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, ये वाला टाइम t1 है कि नहीं, t1 प्लस कितना यहाँ से यहाँ तक का टाइम, दैट इज इक्वल टू t/2। और टाइम पीरियड कितना लिखेंगे हम लोग, टाइम पीरियड जैसे 2π/ω, और यहाँ से टाइम पीरियड कितना है 2π/ω, और ओमेगा का वैल्यू कितना है 50π, यानी 2π कितना 50π, यानी कि दिस इज 1/25। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1/25, तो देयरफॉर सेकेंड टाइम में कितना आ जाएगा t2 t1 प्लस t/2, यानी कितना 1/50 सेकेंड, इसमें ऐड कर देंगे तो सेकेंड टाइम बढ़ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन।